देखिए स्क्रीन शेयर हो गया ना बेटा सभी का? यस सर। सर। चलिए सर, देखिए गैसेस स्टेट में पहले हम लोग आइडियल गैस पढ़ेंगे, आइडियल गैस। ठीक है, गैसों के आइडियल बिहेवियर को इसमें हम लोग कवर करते हैं पूरा। जितने भी गैसियस लॉ हैं वो सब इसी चैप्टर, इसी गैस आइडियल गैस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे स्टेट वेरिएबल्स की। ठीक है, गैसों के 3 वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं स्टेट वेरिएबल। ठीक है, कौन कौन से 3 वेरिएबल होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये गैसों के 3 वेरिएबल होते हैं और इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। क्यों बोलते हैं स्टेट वेरिएबल? तो ये जो तीनों टर्म है, गैसों का प्रेशर हो गया, गैसों का वॉल्यूम हो गया और गैसों का जो टेम्परेचर होता है, ये एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, है ना? ये तीनों टर्म एक दूसरे पे क्या होते हैं? म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, है ना? अगर आप कोई एक इनमें से कोई एक टर्म को चेंज करेंगे या किसी एक फैक्टर को डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी 2 फैक्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप आपने गैस दिया, ठीक है, और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगे आप, ठीक है, और ऊपर जो पिस्टन लगा है वो मूवेबल है, मान के चल रहे हैं कि वो मूव कर सकता है, फिक्स्ड नहीं है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैसों के मॉलिक्यूल की, और काइनेटिक एनर्जी से उनका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन पे गैस के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ हिट करेंगे, तो पिस्टन ऊपर मूव करने लगेगा, तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज होने लगेगा, है ना? लेकिन आपने तो केवल एक ही फैक्टर चेंज किया, टेम्परेचर, लेकिन देखा जाए तो बाकी 2 फैक्टर भी ऑटोमेटिक उसके चेंज हो गए। उसका प्रेशर भी चेंज होने लगा और वॉल्यूम भी चेंज होने लगा। तो ये जो तीनों वेरिएबल्स होते हैं, ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो रही बात? यस सर। है ना? यस सर। तो ये आपको पता होना चाहिए, गैसों के 3 स्टेट वेरिएबल होता है। हाँ, एक चौथा वेरिएबल भी होता है गैसों में, वो डायरेक्ट वेरिएबल नहीं होता, वो इनडायरेक्ट वेरिएबल होता है। और वो चौथा वेरिएबल बता सकते हो कौन सा होता है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, गुड। ठीक है, तो चौथा वेरिएबल जो होता है वो मोल होता है, बट ये डायरेक्ट वेरिएबल नहीं होता, ये इनडायरेक्ट वेरिएबल में आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएबल तो यही 3 होते हैं, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब इसमें हम लोग को शुरुआत में डिफरेंट डिफरेंट गैस के लॉ पढ़ने हैं, जिनको हम लोग गैस लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पहला लॉ है आपका बॉयस लॉ। ठीक है, बॉयस लॉ ये सबसे ओल्ड लॉ है, सबसे पहले यही लॉ प्रपोज किया गया था, बॉयस लॉ। ठीक है, बॉयल ये साइंटिस्ट का सर नेम है। ठीक है, तो बॉयस लॉ सबसे ओल्डेस्ट लॉ है, और ये ईयर आपका 1662, मतलब 17 सेंचुरी में ये ला दिया गया, तो बहुत पुराना आपका गैस ला है। इसके बाद चार्ल्स ली ने अपना ला दिया। ठीक है, चार्ल्स ला 1792 पे दिया गया। गेलुसॉक ला 1802। मतलब शुरुआत में देखो तो एक ला के बाद जो दूसरा ला है उसके लिए पूरा पूरा अच्छा खासा गैप है ना? देखिए करीब 50 to 60 ईयर्स का लगभग मोटा मोटा गैप है ही, उससे ज्यादा ही दिख रहा है मुझे तो बॉयस चार्ल्स ला में। ठीक है, तो उसके बाद फिर बड़ी जल्दी जल्दी रिसर्चेस बढ़ती गई, और भी कई सारे लॉ आए, लेकिन ये सब आपके देखा जाए तो 19 सेंचुरी में आ चुके थे। ठीक है, अब एक है दोस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये आपके टोटल देखा जाए तो मेन जो लॉ है वो 6 गैस लॉज है। और पहले तो हम लोग को ये सारे गैस ला पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से सब पता होना चाहिए, सबकी बेसिक कंडीशंस पता होनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूले वगैरह पढ़ता होने चाहिए। इन पे कुछ कुछ ग्राफ भी बनते हैं, वो सारी बातें पता होनी चाहिए, वही सब क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। और इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं हम लोग को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके हम लोग सारे गैस ला पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका ला आता है बॉयल्स ला। सबसे पहला ला कौन सा है?
बॉयस लॉ जो है वो देखिए शुरुआत के जो 3 लॉ हैं, आपको मैं टू द पॉइंट पहले एक बात बता देता हूँ। देखिए शुरुआत के जो 3 लॉ हैं, इनमें इन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो ये 3 वेरिएबल है उनमें से कोई एक वेरिएबल को फिक्स कर लेते थे, है ना। पीवीटी में कोई एक वेरिएबल क्या कर लेते थे, कोई एक वेरिएबल फिक्स कर लेते थे, कांस्टेंट कर देते थे, ठीक है। एक वेरिएबल फिक्स करके बाकी 2 वेरिएबल के बीच में वो देखते थे कि क्या कैसा रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो बॉयल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट कराए थे, अच्छा एक बात और ये भी मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लॉ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर गैसों के, ये सभी लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डिटरमाइन किए गए हैं। मतलब ये सभी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड लॉ हैं, ठीक है। इन साइंटिस्ट ने गैसों के लेकर कुछ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करे और उनके जो रिजल्ट हैं, उन एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे इन गैस लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इससे एक बात ये भी समझ आनी चाहिए कि ये जितने भी गैस लॉ है इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, इनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन। वैसे भी जहां भी लॉ आ जाता है तो लॉ का कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे लॉ एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। जिस तरह के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिले उनको, उन्होंने उसको एक स्टैंडर्ड लॉ के फॉर्म में लोगों के सामने पेश कर दिया, क्योंकि वो लॉ सभी गैसों के लिए वैलिड था, ठीक है। और हाँ, ये बात ये भी बता देते हैं कि जितने भी लॉ पढ़ रहे हैं वो गैसों के आइडियल नेचर पे बेस्ड है। ये गैसों के किस नेचर पे बेस्ड है, आइडियल नेचर पे बेस्ड है, ठीक है। क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, तो देखो बॉयल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट कराए थे वो क्या करते थे, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते थे। मतलब उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट कराए वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराए। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखते ही थे, मोल भी कांस्टेंट लेते थे, मतलब जो भी गैस लेते थे उसके मोल भी कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी इनका लॉ एप्लीकेबल होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लेते थे और बाकी बचे 2 स्टेट वेरिएबल। देखो टेम्परेचर को तो उन्होंने कांस्टेंट कर दिया, एक स्टेट वेरिएबल उन्होंने कांस्टेंट कर लिया, तो बचे 2 स्टेट वेरिएबल। इनके बीच में उन्होंने जो मैथमेटिकल रिलेशन देखा तो उन्होंने पाया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैसों का जो प्रेशर होता है वो गैसों के वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। इस तरह का इनको रिजल्ट देखने को मिला कि अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लेते थे तो गैसों का जो प्रेशर होता था वो वॉल्यूम के क्या आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कहने का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब वो वॉल्यूम बढ़ाते थे गैस का तो प्रेशर क्या होता था, कम होने लगता था, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जब वो प्रेशर बढ़ाते थे तो वॉल्यूम कम होने लगता था, ठीक है। या फिर प्रेशर कम करते थे, डिक्रीज करते थे तो वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता था। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन आया। इसी को अगर हम लोग शब्दों में बयां कर दें तो ये इसकी बेसिक डिफिनेशन बन जाएगी, है ना। बॉयल्स लॉ का जो बेसिक डिफिनेशन है वो कहता है फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस। देखो अमाउंट फिक्स्ड करने का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि आपने अगर अमाउंट फिक्स कर दिया तो उसके मोल भी क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, कांस्टेंट हो गए, है ना। अमाउंट का मतलब उसका अगर मास आपने कांस्टेंट ले लिया, फिक्स लेकर दिया तो मोल भी कांस्टेंट हो गए। तो फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम, है ना, Yes, sir. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस अगर लें और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें तो गैसों का जो वॉल्यूम होगा वो गैस के प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर दोनों वेरिएबल एक तरफ ले लें, मतलब p और v को मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसको नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई बाई v इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो भाई,
कांस्टेंट को कुछ भी बोल दिए, के दे नाम दे दिए या कोई भी सिंबल दे दिए, ठीक है। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका जनरल फॉर्मूला बन गया बॉयल्स लॉ का, ठीक है। बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को एक बार आप फर्स्ट कंडीशन ले लीजिए कि मान लीजिए कि जिस समय प्रेशर P1 था उस समय गैस का वॉल्यूम कितना था, V1 था। तो P1 और V1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट। और एक सेकेंड कंडीशन ले लें, जिस समय प्रेशर P2 है उस समय वॉल्यूम V2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जब दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 V1 और P2 V2 को इक्वेट करके लिख सकते हैं। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये आपका बॉयस लॉ का सबसे मेन फॉर्मूला माना जाता है। मतलब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बॉयस लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाया करेंगे, ठीक है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बोलो भाई समझ में आ रही बात, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो न्यूमेरिकल बॉयस लॉ पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल मिले तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जितने भी गैस लॉ है सभी में ग्राफ बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी ग्राफ बनेंगे, जो दो स्टेट वेरिएबल आपके वेरिएबल होंगे, जो कांस्टेंट नहीं होंगे, उन्हीं के बीच में ग्राफ बनेंगे। अब देखो बॉयस लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों क्या है, वेरिएबल है ना, यही दोनों तो बदल रहे हैं। तो अगर हम लोग वाई एक्सिस में ले लें प्रेशर को और एक्स एक्सिस में क्या ले लें, वॉल्यूम को, तो यहाँ पे ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बॉयस लॉ में P वर्सेस V कर्व कैसा बनेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो बताइए कैसा बनना चाहिए। So straight line. स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, The constant. So pressure increase और volume decrease करके बने। प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा और साथ ही साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। देखो Yes. आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो उसमें ऐसा नहीं कोई याद कोई करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो बस उस लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला है। तो बॉयस लॉ के मेन फॉर्मूला PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। अब देखो आपने क्या किया, वाई एक्सिस में कौन सा वेरिएबल ले लिया है, वाई एक्सिस में प्रेशर को ले लिया एज ए वेरिएबल। तो जहां प्रेशर लिखा है उसकी जगह आप वाई लिख दीजिए, चला है ना। अब देखिए जहां पे वॉल्यूम एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया है, वॉल्यूम ले लिया है, तो इस फॉर्मूले में वॉल्यूम की जगह क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला आ रहा है वाई इक्वल टू के बाई एक्स, आ रहा है इस तरह का फॉर्मूला। Yes, अब sir. आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू के बाई एक्स या 1/x, इस तरह का कर्व कैसा बनता है, y इक्वल टू 1/x मान लो, चलो k की वैल्यू 1 मान लेते हैं, सिंपल आप समझो, y इक्वल टू 1/x कैसा बनेगा। Decrease. रेक्ट The The decreasing decreasing curve. curve में डिक्रीज, हाँ डिक्रीजिंग तो होगा लेकिन हाँ उसका कर्वेचर होगा अपना। तो इसे हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, है ना। जब y वर्सेस 1/x अगर आ रहा है तो ऐसे कर्व को ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ये कर्व इस तरह के बनते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये पढ़ा है आप लोगों ने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। No, sir. no sir. अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें लगता है पढ़ी नहीं होगी तुम लोगों ने। No, तो sir. अभी नहीं.
हाँ, कोनिक सेक्शन करके पढ़ाया जाएगा आपको उसमें। तो ये अभी चलो कोई बात नहीं, छोटा सा इंफॉर्मेटिव डेटा मान लीजिए कि y इक्वल टू 1/x जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं, तो इस तरह का कर्वेचर बनता है। अच्छा, केमिस्ट्री में सारे कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाइएगा, क्योंकि देखिए प्रेशर कभी निगेटिव हो नहीं सकता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा नहीं सकते, वॉल्यूम निगेटिव हो नहीं सकता तो कभी सेकेंड थर्ड में जाएंगे नहीं हम लोग सारे ग्राफ बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपका ये कर्व कुछ ऐसे बनना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। तो इसमें आप क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और इस कर्व की एक खास बात है, इस पूरे कर्व में आप कोई भी पॉइंट चूज कर लें, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, तो इस पॉइंट जैसे ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया या आपने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट। Right. ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए कर्व हैं, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाए गए कर्व को हम लोग आइसोथर्म के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कर्व कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट हो रहा हो, या फिर उस कर्व में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं सभी का टेम्परेचर अगर सेम हो, तो ऐसे कर्व को क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइसोथर्म, ठीक है। तो इसका मतलब बॉयस लॉ में जो भी कर्व बनेंगे उनको हम लोग क्या बोल दिया करेंगे, आइसोथर्म। आइसो मतलब सेम, थर्म मींस टेम्परेचर, है ना, थर्म वर्ड का मतलब क्या है, टेम्परेचर से। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व बनते हैं उन्हें ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। बोलो, सारी बात समझ में, Yes, sir. है ना। अब देखो जैसे एक कर्व, चलो अब ये वाला आप लोग बताओ, अब ये सही बताना भाई, प्रेशर वर्सेस 1/v अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नेचर कैसा होगा, Straight line passing through origin. Yes, sir. स्ट्रेट लाइन Yes, sir. पासिंग थ्रू ओरिजिन। Origin. हाँ, अब बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। और सारे कर्व आपको ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस लॉ का उसी से बनेंगे। तो बॉयस लॉ का फॉर्मूला यही है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो पी को आपने ले लिया वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और आपने 1/v पूरा का पूरा 1/v एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लिया, तो आपकी मैथमेटिक्स में इक्वेशन बन गई वाई इक्वल टू के एक्स टाइप की। और ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, है ना, किसकी होती है, स्ट्रेट लाइन। और ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका कर्व ऐसा कुछ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरह से। और हाँ, लेकिन अभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस लाइन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा वेरिएबल है मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। आप इसमें कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिए इस पूरी लाइन में, उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कर्व बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, ठीक है। तो ये भी एक आइसोथर्म है, ठीक है। P वर्सेस 1/v कर्व में इस तरह का बनेगा आइसोथर्म। अब चलो एक ये भी बता दो भाई, एक और बताओ आप लोग, अगर हम लोग पीवी वर्सेस पी कर्व पूछे बॉयस लॉ में, पीवी वर्सेस पी कर्व कैसा बनेगा, वाई एक्सिस में पीओवी का प्रोडक्ट ले लें और एक्स एक्सिस में प्रेशर ले लें, तो ये बताइए कैसा बनना चाहिए। पीवी वर्सेस पी, बताइए कैसा बनना चाहिए। बोलिए भाई। Sir, straight line parallel to x-axis. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, करेक्ट, सही जवाब। आ रहा समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, Sir. है ना।
क्योंकि देखो बॉयस लॉ में पी और वी का जो प्रोडक्ट होता है ओवरऑल, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और आपने वाई एक्सिस में पी और वी का प्रोडक्ट ही ले लिया है पूरा का पूरा, तो ये फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, है ना। ये वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होने वाली है, ये शुरुआत से लास्ट तक फिक्स रहेगी। इसकी वैल्यू मान लो के बराबर है तो के ही रहेगी। और हाँ, प्रेशर आप बढ़ाते चले जाओ, प्रेशर आप बढ़ाते चले जाओ। जैसे अभी इस प्रेशर पे इसकी वैल्यू मान लो के है, अब आपने प्रेशर इतना कर दिया तो भी इसकी वैल्यू के है, और प्रेशर बढ़ा दिया अभी भी इसकी वैल्यू के है, अभी भी के है। प्रेशर आप बढ़ाते चले जा रहे हो, लेकिन पीओवी का प्रोडक्ट हर समय क्या है, के ही बराबर है। और सारे पॉइंट मिला दो तो हमारा कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो आप P और V का जो प्रोडक्ट है बॉयस लॉ में कांस्टेंट होता है, आप प्रेशर बढ़ाते जाइए, है ना, लेकिन पीओवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि प्रेशर जितने टाइम बढ़ रहा होगा वॉल्यूम उतने टाइम घट रहा होगा। प्रेशर अगर डबल हो रहा होगा तो वॉल्यूम हाफ हो रहा होगा, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। Yes, sir. तो ये भी अच्छा, एक ये चलो आप लोग बताना, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लॉट एक कर, क्वेश्चन क्या है, प्लॉट ए कर्व बिटवीन लॉग पी वर्सेस लॉग वी फॉर बॉयस लॉ। आपको लॉग पी वर्सेस लॉग वी कर पूछ रहा है बॉयस लॉ के लिए। इसका नेचर कैसा होना चाहिए, लॉग पी को ले लिया वाई एक्सिस में के लॉन्ग, लॉग वी को ले लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बताइए। आयुष्मान बताओ क्या होना चाहिए। सर वो जो पहला रेक्टेंगुलर वाला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपर बोला कैसे भाई। सर दोनों साइड लॉग लेके। लॉग लो जरा एक बार कॉपी में। नो सर, नो सर, सर पावर। और किसी का, तो दीपिका Sir, बताओ बेटा क्या आना general sir चाहिए। law. डाउन द स्लोप। सर log x इज इक्वल टू माइनस Sir, log y का log. ग्राफ बन रहा है। लॉग एक्स वर्सेस लॉग, Sir, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। निगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है। यस सर। ठीक है, ये बात तो तुमने सही बताई। किसने बताया ये। सर संभव। क्या बोल रही हो मम्मी, ये संभव, सब अच्छा। notes बनाए, बट सर ये पूरा फोल्डर भेज देता, समझने की जरूरत है बस। दिव्यांशी बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा। अरे जहाँ बोलने की बात वहां नहीं बोल रहे हो। देखो अच्छा, इसमें निगेटिव स्लोप की बनेगी, है ना। देखो कैसे बनेगा, देखो कोई ग्राफ, पहली बात बता दिया मैंने, हमें याद नहीं करना है, ठीक है। हमें फॉर्मूले से ही बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। बॉयस लॉ के लिए कह रहा है तो बॉयस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला है पीओवी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। अब वो लॉग पी वर्सेस लॉग बी बोल रहा है तो हम अपनी इक्वेशन लॉग के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड लॉग ले लीजिए, तो लॉग जब लेंगे तो ये हो जाएगी इक्वेशन लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए लॉग पी को आपने वाई एक्सिस,
सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। यस सर। यस सर। देखो नेटवर्क चला गया था बेटा। स्क्रीन शेयर हुआ था। यस सर। हाँ देखो, तो इसमें देखिए पहले मैंने बॉयज लाइक इक्वेशन लिख दी, बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन फाइनली आ रही y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। और यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट निगेटिव आ रहा है ना। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है ना। x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, और स्लोप को हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा माइनस बना रहा है, इसका मतलब थीटा जो है वो 135 होगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन का स्लोप निगेटिव है, मतलब निगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे कुछ बन रही होगी। यस लेकिन सर। ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स ऐसे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। और इसमें c इंटरसेप्ट भी आ रहा है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो ये पूरी यस लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, c डिस्टेंस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसमें ये आप ग्राफ ऐसे बना दो, ठीक है। और इसमें ये आपका स्लोप हो जाएगा, और कोई पूछे इसका स्लोप क्या है तो स्लोप की वैल्यू -1 है, या कोई पूछे थीटा क्या है तो थीटा 135 है, ठीक है। बोलो भाई, ये सब तो यस बिल्कुल यस मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स ही इसमें लगा रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ बॉयल्स लॉ पे बेस्ड। जैसे मान लीजिए कि P वर्सेस V कर्व आपको दिया जा रहा है, PV कर्व, ठीक है। तो अभी हम लोग देखा कि PV कर्व कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि पहले टेम्परेचर आपने T1 पे कांस्टेंट कर लिया, और T1 टेम्परेचर पे एक आइसोथर्म प्लॉट किया, वो कुछ इस तरह से बन रहा है। फिर आपने फिर क्या किया, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर T1 की जगह आपने T2 पे कांस्टेंट करके बनाया कर्व। तो जब आपने T2 टेम्परेचर पे बनाया तो वो कर्व का नेचर तो वैसा ही रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इसमें लाइन उसके ऊपर ऊपर बन रही थी इस तरह से। ये T2 टेम्परेचर वाला आइसोथर्म है ना, और ये वाला T1 टेम्परेचर पे है। और एक आपने और बनाया T3 पे। आपने 3 डिफरेंट आइसोथर्म बनाए अलग अलग टेम्परेचर पे, है ना, फॉर सेम गैस। और फिर आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन T1 T2 एंड T3। तो इन तीनों टेम्परेचर, ये जो आइसोथर्म के टेम्परेचर है, इनके बीच में करेक्ट रिलेशन क्या होना चाहिए, कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर कौन सा। तो कैसे बताएंगे ये, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाए तो कैसे करेंगे। Sir, PV will be directly proportional to temperature. The PV is equal to RTC. ठीक है, सही है। तो आंसर कैसे, फिर बताओ, सही बता तो रहे हो, फिर क्या करेंगे।
बताइए बेटा, किसी को भी समझ में आ रहा हो तो अपना आंसर बताए वो। ए सर ए ए आ रहा है, कैसे आ रहा है, मेथड बताओ, समझाओ कैसे ए आ रहा है। सर क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है तो T1 T2 से बड़ा होगा, फिर T2 T3 से बड़ा होगा। डिक्रीजिंग तो पी वर्सेस वी करो तो डिक्रीजिंग होंगे ही ना। मतलब अभी हम लोगों ने सबसे पहले आइसोथर्म यही बनाया था, देखो पीवी वाला। तो ये तो वैसे भी डिक्रीजिंग ही है, तो इससे ये कैसे पता चला है कि टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है कौन सा। सर सर P will be directly proportional to temperature। तो सर लाइक से स्टार्ट हो रहा है ज्यादा प्रेशर से। सर अगर कोई कांस्टेंट सर लाइन पे सर, अगर सर वॉल्यूम देख सर, तो जैसे सर T1 पे सर जो भी वॉल्यूम आएगा सर, जैसे तो सर V2 बड़ा होगा V1 से सर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस पे। हाँ हाँ, जो ही तुमने थोड़ा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है ना। देखो इसको मैं समझाता हूँ, जूही ने क्या बताया एग्जैक्ट, मैं उसको बताता हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन करने का एक आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाला तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है कि ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं, वो किसी भी आइसोथर्म में पूछ सकता है वो। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। आपका मन करे तो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेना, आपका मन करे ये तो वर्टिकल ड्रॉ कर लेना। हाँ, लेकिन ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो तीनों आइसोथर्म को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो, तीनों को कहीं ना कहीं कट कर रही हो, है ना। तो यहाँ तो हॉरिजॉन्टल भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ पे कंसीडर की, ठीक है। अब देखो इस लाइन में प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर की वैल्यू बताइए कांस्टेंट है कि नहीं है। यस है ना। इस लाइन में कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो तो प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि इसके सामने प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स होगी, पी नॉट मान लो या कुछ भी मान लो। इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये पहले आइसोथर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप एक्स एक्सिस में इसको मीट करा दो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले आइसोथर्म के रिस्पेक्ट में इसको भी मीट करा दो, और थर्ड वाले के रिस्पेक्ट में इसको भी मीट करा दो। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में देखिए जैसे पहला आइसोथर्म है, पहला आइसोथर्म का टेम्परेचर T1 दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में जो वॉल्यूम आ रहा होगा उसको मैं क्या मान लेता हूँ, V1 मान लेता हूँ। T1 के रिस्पेक्ट में V1, T2 वाले आइसोथर्म के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम जो आ रहा है वो V2 आ रहा है, और T3 वाले आइसोथर्म के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या आ रहा है, V3 आ रहा है। और V1 V2 V3 में कोई पूछे क्या रिलेशन है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इनमें V3 सबसे बड़ा है, फिर V2 है, फिर V1 है। बोलो भाई, V1 V3 यस V2 में तो रिलेशन हमें साफ साफ पता चल रहा है। अब देखो, अब आप इस लाइन के लिए लगा दो PV इक्वल टू NRT, जो आपने लाइन एज्यूम की थी उसके लिए PV इक्वल टू NRT लगा देंगे। क्योंकि देखो PV इक्वल टू NRT क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जितने भी गैस लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं वो आइडियल गैस के नेचर पे बेस्ड है, और आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT होती है। तो जितने भी रिजल्ट आएंगे वो इसी से मिलेंगे आपको। अब इस लाइन में देखो क्या क्या कांस्टेंट, उनको उड़ाते जाओ। जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, इसको उड़ा दो, ठीक है। इस लाइन में और कुछ कांस्टेंट है क्या, आर भी कांस्टेंट है, उसको भी उड़ा दो, ठीक है। अच्छा, गैस के मोल कांस्टेंट ले के चल रहे हैं हम लोग, है ना। एक ही गैस के लिए हम लोग अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मोल भी कांस्टेंट हो गए। तो इस लाइन में वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, फॉर दिस यस लाइन। ये
ये जो मैंने PV इक्वल टू nRT लगाया वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए लगाया, जो मैंने एज्यूम की थी इसके लिए। तो इस लाइन में प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब इस लाइन में जो रिलेशन वॉल्यूम का होगा वही रिलेशन टेम्परेचर का होगा। और इस लाइन के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में रिलेशन क्या आ रहा है, वॉल्यूम में V3 सबसे बड़ा आया, फिर V2, फिर V1। तो इसी के करस्पॉन्डिंग V3 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3 सबसे बड़ा होगा, फिर T2, फिर T1। जो रिलेशन वॉल्यूम का आया है बेटा वैसा ही रिलेशन टेम्परेचर में ही आएगा, क्योंकि इस लाइन के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यस सर। यस सर। तो फाइनल आंसर इसका मतलब बन गया बॉम्बे, है ना। IIT बॉम्बे पहुंच गया आप, B टिक कर दिया तो ये समझने वाली बात है कि आपको ऐसे और भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन चलो मैं इसमें दिया हुआ वो भी कर लेते हैं। जैसे आपको मैं P वर्सेस 1/V में ऐसे ही क्वेश्चन एक बना देता हूँ। अब इसको आप लोग खुद से करिएगा, इसमें आपको आंसर सही निकालना है। एक बार मैंने बना दिया इसमें एक आइसोथर्म T1 पे, एक बना दिया आइसोथर्म T2 पे, एक आइसोथर्म T3। ये ओरिजिन, ये वाला कर ओरिजिन से पास होने वाली बन रही थी ना स्ट्रेट लाइन इसमें, यस P वर्सेस 1/V में, है ना। ठीक है। अब देखो, अब इसमें सेम वही क्वेश्चन है कि आपको T1, T2, T3 के बीच में रिलेशन बताना है। ये वाला करिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, बताइए। जल्दीबाजी मत करिए, आराम से करिए। हाँ, आयुष्मान ने आंसर दे दिया है। हाँ ठीक है बेटा, सही करेक्ट आंसर तुम्हारा। सर T3 मैक्सिमम है सबसे, T2 से और T1। यस ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। T3 सबसे ज्यादा आएगा, है ना। यस फिर T2, मतलब यही वाला है ना, यही वाला आंसर फिर से मिल जाएगा आपको। यस T3 सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T1। ठीक है। और करने का मेथड जो है वो सिमिलर ही है। कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर लो, इमेजिनरी लाइन, और वो तीनों आइसोथर्म को कहीं ना कहीं कट करनी चाहिए। इस लाइन में अभी भी प्रेशर कांस्टेंट ही है, क्योंकि इस लाइन के सामने प्रेशर ही आ रहा है ना, वाई एक्सिस में। और ये वाली लाइन पहले आइसोथर्म को कट कर रही है। इस पॉइंट पे इसके करस्पॉन्डिंग जो 1/V होगा, इसको लिख देंगे 1/V3, क्योंकि इस आइसोथर्म का टेम्परेचर T3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम मैंने V3 मान लिया। ठीक है। लेकिन वो 1/V3 है, ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस में 1/V3 है। ये हो गया 1/V2 और ये हो गया 1/V1। अब 1/V1, 1/V2, 1/V3 में रिलेशन क्या होगा, तो सबसे बड़ा होगा 1/V1, फिर 1/V2, 1/V3। इसका मतलब V1, V2, V3 में क्या रिलेशन होगा, तो V1, V2, V3 में तो इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। और इस लाइन में फिर से भी बात है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो अभी मैंने जो बताया था कॉन्सेप्ट कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो गैसों का वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। मतलब जो रिलेशन आपका वॉल्यूम में आ रहा है वैसा ही रिलेशन टेम्परेचर में बनेगा। तो ये इनके आइसोथर्म के टेम्परेचर का रिलेशन हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। यस सर। अच्छा, एक चलो ये भी कर ही डालो। तीसरे वाला केस में PV वर्सेस P में, इसमें आपको 3 डिफरेंट आइसोथर्म दे दिए गए हैं। ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है।
इनमें बताओ क्या रिलेशन होगा T1 T2 T3 में? T3 greater than T2 greater than T1. अभी भी वही आएगा? Yes sir. Yes sir. अभी भी वही आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें चेंज कर दूं थोड़ा सा, इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, इसको T3 बोलूं, T1 greater than T2 greater than T3. हाँ, तो अब वो T1 सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसा मत याद कर लेना कि बॉयज लॉ में हर बार यही आता है। तो वो डिपेंड करेगा कि किसको आपने T1 लिया, किसको T2 लिया, है ना। तो वो आप मेथड पे बस पकड़ बनाइए। इसमें आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी लाइन ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें इमेजिनरी लाइन वर्टिकल लेना बेटर रहेगा। और इस लाइन के सामने क्या आ रहा है? इस लाइन के सामने अभी भी प्रेशर ही आ रहा है। इसका मतलब इस लाइन में प्रेशर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, है ना। अब इस लाइन में प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ जो प्रेशर आ रहा होगा, अच्छा, वाई एक्सिस में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, तो ये P इंटू V1 आ रहा होगा। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, P इंटू V2 आ रहा होगा, और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग P इंटू V3 आ रहा होगा। अब इसमें सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होगा? P इंटू V1 सबसे ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस में सबसे ऊपर लाई कर रहा है। फिर PV2, फिर PV3, P तो कॉमन है, कैंसिल हो गया। इस लाइन में प्रेशर कांस्टेंट ही है, तो रिलेशन आ गया V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। और जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है जिस लाइन में, उसमें वॉल्यूम टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो रिलेशन वॉल्यूम में आ रहा है वही आपका उनके करस्पॉन्डिंग आइसोथर्म के टेम्परेचर में आएगा। ठीक है, तो इसमें आ गया T1 ग्रेटर देन T2, है ना। बोलो भाई, समझ में आई बात? Yes यस sir. तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं और आईटी वालों को पसंद है भैया, तो वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है वो एक ही जैसा होता है। तो आप समझ गए होगे कितने क्वेश्चन करने के बाद। अब एक जैसे ये न्यूमेरिकल ले लेते हैं, चलो। ये बॉयल्स लॉ पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसका लेवल ये मान के चलो कि मेंस लेवल का है, बोर्ड एग्जाम के लेवल का है ये, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। A gas is present at a pressure of 2 atm। कोई गैस ली गई है, उसका प्रेशर कितना है? इनिशियली 2 atm है। फिर कह रहा व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन प्रेशर सो दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो कह रहा है बताओ प्रेशर का कितना इंक्रीज होगा अगर जो वॉल्यूम है वो 1/4 हो जाए, इनिशियल का कितना हो जाए? 1/4। तो उसके लिए प्रेशर का इंक्रीज पूछ रहा है, प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा? 6 atm. 6 कितने एटीएम? 6. 6 एटीएम है, हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? Yes sir. है ना, हाँ। आपको वो एक गैस दिया है, गैस का प्रेशर उसने दे दिया 2 atm, मान लो ये गैस है कोई, और इस गैस का इनिशियल प्रेशर उसने दे दिया है P1 = 2 atm। अब उसमें कोई प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, और कह रहा है कितना प्रेशर का चेंज कर दें जिससे गैस का वॉल्यूम 1/4 हो जाए। तो अभी वॉल्यूम मान लेते हैं कुछ V है इसका, और फाइनली आप इसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रेशर इस पे बढ़ा रहे हैं, और फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं कि इनिशियल का कितना हो गया? 1/4 हो गया, ठीक है। और कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बॉयल्स लॉ लग जाएगा, है ना। बॉयल्स लॉ जिंदाबाद है यहाँ पे।
क्योंकि टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा है, और वॉल्यूम कह रहा है 1/4 हो रहा है, तो यहाँ से पहले आप फाइनल प्रेशर निकाल लो, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो समझ जाना भैया बॉयल्स लॉ ही लगने वाला है, और कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कोई गैस लॉ होता भी नहीं। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला लग जाएगा। P1 आपका 2 atm, V1 V, P2 पता नहीं, V2 V/4, V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो P2 कितना आ गया, 8 atm, है ना। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होगा, उसने फाइनल प्रेशर ना पूछ के उसने पूछा है चेंज इन प्रेशर, है ना, प्रेशर में चेंज कितना हुआ। तो चेंज इन प्रेशर तो हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब P2 माइनस P1, और P2 था 8 और P1 था 2, तो प्रेशर में जो चेंज होगा वो 6 atm के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 6 atm इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ भाई, यस सर। यस सर। है ना। तो ये मतलब समझ लो कि बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, मतलब आपके स्कूल में आएंगे भी तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सिंपल आप P1 P2 लगाओगे, खट से सॉल्व हो जाएगा। या मेंस लेवल में भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। एनटीए कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा है, वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले बेस्ड एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिक चीजें हम लोग को क्लियर होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप है इसका, अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दिया गया है ना। जेई मेंस लेवल बोल सकते हैं उसको, थोड़ा सा तड़का लगा के पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन में, उसने 2 बल्ब शो कर दिए हैं, ग्लास बल्ब, एक बल्ब ये एक बल्ब बी है, ठीक है, और बल्ब ए में नाइट्रोजन गैस फिल कर दी है, बल्ब बी अभी खाली पड़ा हुआ है, इम्पटी है, ठीक है, और बल्ब ए में वो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दे रहा है कि नाइट्रोजन गैस का प्रेशर 300 मिलीमीटर मर्करी है, और इस बल्ब का वॉल्यूम उसने दिया है V, बल्ब ए का वॉल्यूम कितना है V है, और यहाँ पे एक लगा दिया उसने वॉल। अभी वॉल क्लोज दिखाया गया है डायग्राम में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर रिमूविंग स्टॉप वॉल्व, ये जो वॉल्व है इसी को स्टॉप वॉल्व बोला, तो इस वॉल्व को क्या कर रहा है, स्टॉप वॉल्व को रिमूव कर रहा है, आपने ये स्टॉप को हटा दिया, रिमूव कर दिया, है ना। ऐसा करने पे पूछ रहा फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर एट ऑफ नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस वॉल्व को रिमूव करने पे नाइट्रोजन का नया प्रेशर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है ना। ऑप्शन भी दे दिए उसने ABCD करके। सर 150। ऑप्शन सी। सी 50 ऑप्शन सर ऑप्शन बी। 150 डी ऑप्शन है। 100। हाँ 100 आ रहा है कि 150 आ रहा है, देखो यस भाई। सर, 100। 100 आएगा। यस सर। यस सर। हाँ। कैसे आएगा समझाओ भाई। सर जो वॉल्यूम second इसका volume। 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो सर प्रेशर भी Yes, 3 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना। आप बिल्कुल ओरली भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा, कि देखो पहले प्रेशर तो था वो 300 मिलीमीटर था, उस समय वॉल्यूम कितना था, V था। आप वॉल ओपन कर दोगे तो गैसों का नेचर होता है एक्सपेंड होने का, तो वो जो नाइट्रोजन गैस केवल जो अभी बल्ब ए में फिल थी वो उसके मॉलिक्यूल डिफ्यूज होने लगेंगे, वो बल्ब बी का 2V वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करने लगेंगे। और ऐसा नहीं कि ये खाली हो जाएगा, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल थोड़ा रेयरर हो जाएंगे, दूर 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 लाई करने लगेंगे, है ना। पहले बहुत कंप्रेस्ड थी गैस, अब वो थोड़ी तो रिलैक्स्ड हो जाएगी, रेयरर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय यहाँ तो गैस रहेगी, मतलब वो V वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर ही रहेगी और 2V भी ऑक्यूपाई कर लेगी, तो फाइनल वॉल्यूम अल्टीमेटली उसका V प्लस 2V ऐड कर दिए, टोटल हो गया 3V।
और पहले वॉल्यूम उसका क्या था, ओनली V था, तो वॉल्यूम देखिए 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। और वॉल्यूम अगर 3 टाइम हो रहा है तो प्रेशर 1/3 हो जाएगा। भाई बॉयल लॉ अगर देखो तो यही तो कह रहा है कि वॉल्यूम अगर 3 टाइम होगा तो प्रेशर 1/3 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर इसका कितना हो जाएगा, 300 का 1/3 करो तो 100 आ जाएगा। ठीक है, या फिर फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, P1 V1 इक्वल टू P2 P1 V1 कब लगा रहे हैं, बिफोर ओपनिंग द वॉल्व, है ना, जब आपने वॉल्व ओपन नहीं किया है उस समय, बिफोर ओपनिंग वॉल्व। ठीक है, और P2 V2 कब का ले रहे हैं, आफ्टर ओपनिंग वॉल्व। ठीक है, अच्छा पहले प्रेशर क्या था 300 मिलीमीटर, पहले वॉल्यूम केवल बल्ब ए में थी तो उसका वॉल्यूम V ही लीजिएगा। बाद में प्रेशर P2 पता नहीं, लेकिन बाद में जो फाइनल वॉल्यूम है वो V + 2V दोनों ऐड कर दिए, है ना, टोटल 3V हो गया। इसका मतलब P3 क्या आ गया, 300 डिवाइड बाई 3 मतलब 100 मिलीमीटर मरकरी। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, तो गैस दोनों दोनों बल्ब का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगी। ये वाला तो V कर ही रही थी और ये वाला भी कर लेगी, तो V + 2V 3V हो जाएगा वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। किसी को कोई डाउट हो, जिसका 150 आ रहा है उसको क्लियर हो गया कि कहाँ गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, चलो अच्छा। अब ये एक क्वेश्चन करिए एडवांस लेवल का, बॉयज लॉ पे ही बेस्ड है, और ये मैं हिंट नहीं दूंगा, आप इसको लगाइए 2 3 4 मिनट, जो भी टाइम लग रहा है लगाइए, इसको अटेम्प्ट करिए सभी लोग। इसको कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि बॉयज लॉ में आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगी नहीं।
बेटा क्या आ रहा है आंसर बताइए। सर 25। Yes, sir. 25. 25 आ रहा है। यस सर। ठीक है, करेक्ट। ऐसा तो नहीं कि जेई एडवांस देख के तुम लोग हथियार डाल दिए कि अरे भैया ये तो एडवांस का है तो ये तो होएगा नहीं। ऐसा है ना, क्वेश्चन का लेवल जो भी हो, बस कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उससे उसको देख के मत आप लोग घबराओ, पहली बात तो ये। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्या है। ए रबर बैलून कंटेन्स सम सॉलिड मार्बल ईच ऑफ वॉल्यूम 10 ml। है ना, कोई रबर का बैलून है और उसमें कुछ सॉलिड मार्बल्स पड़े हुए हैं और हर एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। तो मान लेते हैं ये रबर बैलून है और इसमें कुछ सॉलिड मार्बल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और हर एक मार्बल का वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। फिर कह रहा है ए गैस इज फिल्ड इन बैलून एट ए प्रेशर ऑफ 2 atm एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ बैलून बिकम्स 1 लीटर। अच्छा, इसमें कोई गैस फिल कर दी है, ठीक है, और उस गैस का जो प्रेशर है वो 2 atm पे गैस फिल की गई है और इसका जो वॉल्यूम है वो बैलून का वो 1 लीटर है। फिर कह रहा है कि इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज टू 4 atm, ठीक है, जो बाहर वाला प्रेशर है वो बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। अच्छा, तो वो बैलून के लिए इतना ध्यान रखना कि बैलून के अंदर गैस का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वही प्रेशर हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही मान लेते हैं, खासकर केमिस्ट्री में, क्योंकि बैलून की जो जो वो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल टाइप की मानते हैं, उसका मास भी नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो अंदर का प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम मानते हैं। तो इसने बोला है कि बाहर का प्रेशर वो बढ़ा के 4 atm कर रहा है। अब देखो, बाहर का प्रेशर बढ़ा के 4 atm कर देंगे तो गैस बैलून छोटा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, तो अंदर का वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब अंदर का वॉल्यूम भी कितना ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन आप अगर प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर आप बढ़ा देंगे बेटा इस पे, तो ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा बैलून, ठीक है, उसका वॉल्यूम घट जाएगा लेकिन प्रेशर कितना हो जाएगा इसका, 4 atm हो जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या था, अच्छा वॉल्यूम ऑफ बैलून भी, अच्छा ऐसा करने पे हाँ देखो उसने बोल भी दिया कि वॉल्यूम कम हो गया, 625 हो गया, 625 हो गया, वॉल्यूम वैसे भी कम ही होना होना चाहिए। और कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मार्बल प्रेजेंट इन बैलून, है ना, कितने मार्बल उसमें प्रेजेंट है। तो देखो मार्बल का नंबर पूछ रहा है वो हम लोगों से, ठीक है। तो पहली बात तो मान लो कि बैलून में कुछ n नंबर ऑफ मार्बल, ठीक है, लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ मार्बल प्रेजेंट इन बैलून, पहले मान लेते हैं क्योंकि वही निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो उसका कोई नंबर आप मान लीजिए। लेट अस कंसीडर n नंबर ऑफ मार्बल्स प्रेजेंट इन बैलून, ठीक है ना। अच्छा, तो एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml है, तो n मार्बल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब आप उससे पूछा जाए तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई मार्बल्स, मतलब मार्बल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक मार्बल का वॉल्यूम 10 ml, n मार्बल है तो 10n, इतने ml वॉल्यूम क्या कर होगा, इतना ml वॉल्यूम मार्बल ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये बताओ कि भैया पूरे बैलून का वॉल्यूम कह रहा है 1 लीटर है, उसमें 10n वॉल्यूम तो मार्बल सॉलिड मार्बल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो बताओ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय गैस, है ना। तो गैस का वॉल्यूम जैसे मैंने V1 मान लिया, तो 1 लीटर मतलब कितने ml हो जाएगा, 1000 ml, और 1000 ml में वो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि केवल गैस का वॉल्यूम अगर हम लोग देखें
तो वो हो जाएगा 1000 माइनस 10n। ठीक है, मतलब इनिशियली इतना वॉल्यूम मार्बल वो बाई कर रहे होंगे। अच्छा, फाइनली अगर देखें, मतलब फाइनल अगर देखें तो फाइनली भी वॉल्यूम जो होगा मतलब गैस का वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 625 माइनस 10n। क्योंकि देखो मार्बल ऐसा तो है नहीं कि निकल निकल गए सारे, मार्बल तो अभी भी पड़े हुए हैं। अच्छा, गैस कंप्रेस हो जाएगी लेकिन मार्बल तो सॉलिड है ना, सॉलिड थोड़ी ना कंप्रेस होता है, तो उनका वॉल्यूम तो अभी भी 10n ही होगा, और फाइनली जो गैस का वॉल्यूम आएगा वो 625 माइनस 10n। ठीक है, अब लगा दीजिए आप बॉयस लॉ, क्योंकि देखो टेम्परेचर आप नहीं चेंज कर रहे हैं, है ना, तो बॉयस लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा P1 V1 P2 V2। पहले प्रेशर कितना था 2 atm, पहले गैस का वॉल्यूम कितना था। अच्छा, V की जगह हमेशा गैस का वॉल्यूम रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। सॉलिड ऑलिड हो तो उसका वॉल्यूम जैसे मैंने माइनस किया ऐसे माइनस करना होगा। 4, फाइनल प्रेशर 4 रख दिया, वॉल्यूम हो जाएगा 625 माइनस 10n। बस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें n की वैल्यू आप निकालेंगे तो 25 आ जाएगी। सिंपल सी इक्वेशन है। ठीक है, यस बोलो भाई। यस सर। सर ये 625 तो से क्यों माइनस किया? देखो 625 से इसलिए माइनस कर रहा हूं मैं, क्योंकि 625 तो टोटल वॉल्यूम है बैलून का, और मार्बल तो अभी भी पड़े हुए हैं उसी बैलून के अंदर, है ना। यस सर। तो अगर केवल गैस का वॉल्यूम देखो तो वो हो जाएगा 625 माइनस 10n। तो ओनली गैस का वॉल्यूम देखें तो अभी भी मुझे मार्बल का वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 625 तो पूरे बैलून का वॉल्यूम है, और इसमें 10n माइनस कर देंगे तो केवल गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। गैस का वॉल्यूम जाएगा 625 माइनस 10n। ओके ठीक है, क्लियर। यस सर। अब है ना, तो ये बॉयस लॉ आपका कंप्लीट हो गया है ना। क्वेश्चन भी बनेंगे तो उसमें फॉर्मूला देखो एक ही है। बॉयस लॉ पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ही लगेगा, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो और कोई फॉर्मूला लग भी नहीं सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो लॉ है वो है चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने जो अपना लॉ दिया है, देखिए इन्होंने अपने लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। जैसे बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट रखना, बॉयल ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कांस्टेंट रखा, प्रेशर को, और प्रेशर के साथ मोल भी कांस्टेंट रखे, है ना, दोनों चीजें कांस्टेंट थी। और कांस्टेंट प्रेशर और मोल कांस्टेंट लेते हुए वो बाकी बचे हुए दो वेरिएबल पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली रिलेशन देखा, तो उनका फाइनल रिलेशन ये आ रहा था कि गैसों का जो वॉल्यूम था वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था। ठीक है, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा था, टेम्परेचर के। कीपिंग प्रेशर एंड मोल कांस्टेंट, मोल और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए जब उन्होंने वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखा तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे थे। ठीक है ना, तो बस यही इनका लॉ है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। ये टेम्परेचर किस स्केल में होना चाहिए, केल्विन में, है ना। और टेम्परेचर जब भी केल्विन स्केल में बोलते हैं ना, लेते हैं, तो उसे उसे ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, V और T का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। V और T का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन आ गया, V और T का रेशियो क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी को आप दो अलग अलग कंडीशन पे लगा दीजिए। तो एक बार आप इसको वॉल्यूम मान लीजिए, जब V1 है उस समय टेम्परेचर T1 है, तो V1 T1 का रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार मान लीजिए कि वॉल्यूम आपने टेम्परेचर T2 कर दिया तो वॉल्यूम V2 हो गया, तो उसका भी रेशियो कांस्टेंट। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में भी क्या हो जाएगी, इक्वेट हो जाएंगे दोनों टर्म। तो आपका फाइनल रिलेशन आ जाएगा V1
डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, है ना? यही आएगा ना, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ये आपका बन गया चार्ज ना, ठीक है? सिंपल सलाह है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब जैसे आपसे मैं बोलूं कि बताइए ये ग्राफ बताइए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, चार्ल्स लॉ के लिए ये ग्राफ का नेचर कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, बहुत बढ़िया है ना। वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y प्रोपोर्शनल टू x, है ना, और प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही, y इक्वल टू mx टाइप की लाइन आ रही, तो इस तरह की कर्व बन जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, अब एक चीज बताओ कि इस लाइन में कौन सा स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट है? इस लाइन में कौन सा वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट है? Pressure. प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पूरी लाइन में प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो कर्व प्लॉट किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ने सबसे पहले बॉयस लॉ पढ़ा है, तो बॉयस लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने भी अलग अलग टाइप के कर्व हम लोगों ने बनाए थे वो सभी आइसोथर्म थे, है ना। और यहाँ पे जो ये कर्व बन रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, इनको बोलेंगे हम लोग आइसोबार, है ना। बार यूनिट किसकी होती है? प्रेशर की होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो कर्व बनते हैं वो आइसोबार बोले जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ इसमें आइसोबार कैसा बनेगा? वो V बाई टी वर्सेस टी, चार्ल्स लॉ के लिए V बाई टी वर्सेस टी कर्व कैसा बनना चाहिए? Sir, straight line parallel to x-axis. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टेम्परेचर एक्सिस, है ना, क्योंकि V और T का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। देखो चार्ल्स लॉ में V और T का रेशियो कांस्टेंट होता है ना। तो y एक्सिस में ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। हाँ, टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ लेकिन V और T कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, टेम्परेचर ट्रिपल करेंगे वॉल्यूम भी ट्रिपल हो जाएगा, तो इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये कर्व बन जाएगा। और इसको भी हम लोग आइसोबार ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस लाइन में प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा अब ये बता दो लॉग टी, लॉग वी वर्सेस लॉग टी, ये कैसा बनेगा? लॉग वी वर्सेस लॉग टी। सर स्ट्रेट लाइन होगी इंक्रीजिंग, बट सर ओरिजिन से पास ओरिजिन से पास करेगी? No, sir. नहीं करेगी। नहीं करेगी ना, हाँ। Yes. तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? Positive. सर इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो इसको आप वैसे ही करो, इक्वेशन लिख के ही बनाओ, है ना। V प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, कांस्टेंट आ गया। अब बोथ साइड लॉग ले लीजिए आप, क्योंकि आपको लॉग V और लॉग T के टर्म के रिस्पेक्ट में ही बनाना है। तो आपके फॉर्मूले में ये टर्म जब होंगे तभी तो हम लोग बता पाएंगे, है ना। अब देखो लॉग V को ले लिया y एक्सिस के लॉन्ग, लॉग T को ले लिया x एक्सिस के लॉन्ग, k कांस्टेंट उसका, लॉग भी कांस्टेंट होगा, इसको c मान लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन रही है मोटा मोटी y इक्वल टू x प्लस c, है ना। तो स्ट्रेट x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्लोप तो पॉजिटिव होगा, लेकिन प्लस c है, प्लस c मतलब y एक्सिस में इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। देखो y इक्वल टू x लाइन तो ये हो जाएगी, ये वाली। अब इसको c डिस्टेंस अपवर्ड शिफ्ट कर देना आप लोग, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू x प्लस c। ये नीचे वाली है y इक्वल टू x,
ऊपर वाली है y इक्वल टू एक्स प्लस सी, है ना, तो ये वाली लाइन बनेगी। तो ये बना दीजिए, ठीक है, क्लियर है। Yes. इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप 1 के बराबर, x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही आ रहे हैं, तो सीधे 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक। अच्छा, ये न्यूमेरिकल कर लीजिए, ये चार्ल्स लॉ पे ही बेस्ड है। इसको आप ही लोग को करना है, ठीक है। हाँ आदित्य बेटा, कितना 600 आ रहे हैं, 600 केल्विन। यस सर। Yes, sir. 600 Kelvin. अच्छा, संभव का भी 600 आ रहा है। अच्छा, है ना, देखिए कैसे करना है। एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज हीटेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट प्रेशर बोलते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे एक ही ला होता है, चार्ल्स ला, तो मतलब चार्ल्स ला ही लगने वाला है, ठीक है। और हीट कर रहे हैं, और हीट करके वॉल्यूम को 50% बढ़ा रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं v है, तो फाइनल वॉल्यूम इसका 50% बढ़ जाएगा। तो v तो था ही, और फिर v का 50% और बढ़ जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा v प्लस v/2, मतलब 3v/2। और इसने कहा है द चेंज इन टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अच्छा देखो, बड़ी चालाकी से पूछ रहा है वो टेम्परेचर का चेंज बोल रहा है 300 है ना। तो जैसे मान लो पहले टेम्परेचर T1 है और बाद में T2 है, तो वो उसने T2 माइनस T1 दे दिया कितना, 300, है ना। तो पूछ रहा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मतलब T2 पूछ रहा है हम लोगों से। अब इतना तो समझ में आएगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ ही एप्लीकेबल होगा। मतलब आपको फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा, V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। V1 T1 का रेशियो V2 T2 के रेशियो के बराबर होगा। V1 V है, T1 अभी पता नहीं, T1 ही ले लेते हैं। V2 3V/2 है, और T2 अभी पता नहीं। तो यहाँ से देखो V तो कैंसिल हो गया, तो T2 की वैल्यू T1 के टर्म में आती हुई दिख रही है, कितनी, T2 इक्वल टू 3T1/2। अब निकालना हम लोग को T2 है, तो T1 को पिक्चर से हटा दो, मतलब T1 को रिप्लेस कर दो। तो T1 की वैल्यू T2 के टर्म में आएगी T2 माइनस 300, और ये सब्स्टिट्यूट कर दो T1 की जगह, तो 3T2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ से T2 निकालना है हम लोग को, तो ये आपका आ गया 2T2 इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कर दो 3T1 माइनस 900, और ये इसको इधर ले आओ,
900 को उधर ले आओ तो T2 इज इक्वल टू 900। तो फाइनल टेम्परेचर आपका आएगा 900 केल्विन। ठीक है, वो जो 600 निकाल रहे हो आप लोग, वो शायद 600 तो इनिशियल आएगा, है ना? हाँ, 600 आपने शायद T1 निकाल दिया होगा। T1 600 आएगा और T2 900 आएगा। उसने फाइनल टेम्परेचर पूछा है, तो मतलब हमें T2 निकालना है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, इसकी एक लिमिटेशन भी है चार्ल्स लॉ की, ये पता होनी चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन बताइए, कहाँ पे चार्ल्स लॉ फेल हो जाता है। तो बोलते हैं कि चार्ल्स लॉ 0 केल्विन पे, 0 केल्विन मतलब समझ रहे हैं, -273 डिग्री सेल्सियस पे, इसे एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, है ना? तो चार्ल्स लॉ 0 केल्विन पे फेल हो जाता है, 0 केल्विन पे नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो लिखा हुआ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट 0 केल्विन, है ना? देखो जैसे ये वाला ग्राफ देखो, जो जब से मैंने शुरुआत में बनाया है, तो इस कर्व में एक चीज आपको ये समझ में मतलब कि समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे मान लो आप टेम्परेचर कम करते जाओ, तो ये कर्व तो ये बता रहा है कि जैसे टेम्परेचर आपने इतना लिया, तो इस टेम्परेचर वो वॉल्यूम इतना है। आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, आपने और टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम और कम हो गया, और टेम्परेचर कम कर दिया तो और कम हो गया। ऐसे ही करते रहोगे, टेम्परेचर कम करते करते तो वॉल्यूम भी कम होता रहेगा। तो क्या 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा गैस का? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि शुरुआत में तो ठीक है भाई, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा, और कम करेंगे तो और कम होगा। लेकिन अभी आप जब रियल गैस पढ़ेंगे तो वहां पे एक टेम्परेचर पढ़ेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। वहां पे एक टर्म आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिससे बिलो टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड होने लगती है। तो जैसे ही उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, उस क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही आप थोड़ा टेम्परेचर कम करोगे तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी। गैस गैस स्टेट में नहीं रहेगी। गैस क्या हो जाएगी? जैसे आपने कंटेनर में गैस ली, आप प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हो, तो गैस एक समय आएगा कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। और जब वो लिक्विफाइड हो जाएगी, तो फिर ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये केवल गैसों का लॉ है ना, गैसों के लिए एप्लीकेबल है। ये लिक्विड के लिए थोड़ी ना एप्लीकेबल होगा। बात आ रही है समझ में? तो बोलते हैं कि 0 केल्विन से पहले ही एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिसपे क्या हो जाएगी? गैस लिक्विफाइड हो जाएगी, और इसलिए उस गैस का वॉल्यूम 0 केल्विन पे कभी 0 नहीं होगा, वो एक फाइनाइट वॉल्यूम होगा। है ना? देखो लिखा हुआ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल एट 0 केल्विन बिकॉज बिफोर दिस टेम्परेचर गैसेस बिकम्स लिक्विफाइड। बोलते हैं इस टेम्परेचर से पहले ही किसी टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाइड हो जाती है। एग्जैक्ट बोला जाए तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाती है। और एक बार अगर गैस लिक्विफाइड हो गई तो उसका टेम्परेचर कम भी करेंगे ना तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, वॉल्यूम फिर फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस सर। सर लेकिन सारी गैसेस कहाँ लिक्विफाई होंगी उसमें? बेटा सारी गैसें लिक्विफाइड हो जाती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे रियल गैसों में कि दो गैसें थोड़ी डिफिकल्टी से लिक्विफाइड होती हैं, हीलियम नियॉन। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिक्विफाइड होती नहीं है, वो भी हो जाती है। जैसे हीलियम सबसे डिफिकल्टी से लिक्विफाइड हीलियम से होती है। लेकिन हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर मैं बताता हूँ कितना होता है, 4.2 केल्विन होता है। हीलियम 4.2 केल्विन पे हो जाती है लिक्विफाइड, है ना? और बाकी जितनी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने टेम्परेचर पे होती है लिक्विफाइड? 37 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइड हो जाती है। बाकी गैसों का टेम्परेचर तो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हीलियम एक ऐसी गैस है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम आता है, 4.2 केल्विन, मतलब समझ रहे हो?
माइनस का 271 डिग्री सेल्सियस है ना, बहुत लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। लेकिन वो टेम्परेचर भी 0 केल्विन से थोड़ा पहले ही आ जाता है ना। इसका Yes, sir. मतलब नेचर में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं, सारी गैसें 0 केल्विन से तो पहले ही किसी टेम्परेचर पे लिक्विफाइड हो जाएंगी। इसका मतलब 0 केल्विन पे कभी चार्ल्स लॉ नहीं लगेगा, है ना। 0 केल्विन पे चार्ल्स लॉ फेल हो जाएगा। तो बस यही है इसमें। तो अब इसके बाद गेलुसॉक लॉ पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में, यहीं से चलो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गेलुसॉक लॉ से बाकी आप लोग क्वेश्चन करना चाहो तो सीट में आप लोग क्या करिएगा, सेक्शन ए है ना, उसमें आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और पहले तो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की सीट कोशिश करिए कि निपटा दीजिए इस वीक, है ना, क्योंकि इसका मुझे डिस्कशन भी करना है। और मैं सोच रहा हूँ संडे को कर देता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन, संडे को कर देते हैं, है ना। तब तक लेकिन आप लोग लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए एक्सरसाइज 1 2 3, है ना, अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए, ठीक है। यस सर। है ना। हाँ, फिर एक एक करके पुरानी सीटें भी करेंगे डिस्कस, लेकिन पहले अभी ताजा पढ़ा आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम, तो पहले इसी को कर लेते हैं डिस्कस, है ना। लेकिन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करके कर लीजिएगा संडे तक। यस। चलो फिर ठीक है, मैं फिर वाइंड अप करने जा रहा हूँ, है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा।